नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के दूसरे फेज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होने के दावे कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। कोविड-19 की सेकेंड वेव की आहट के साथ ही देश और प्रदेश की सरकारें अब अलर्ट मोड पर हैं। अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक तरह से अलर्ट मोड पर आने की बात कही है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम सूबों के मुख्यमंत्रियों को आज आगाह भी किया और साथ ही साथ तीन बातें, हालांकि पहले एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की बात कही थी, लेकिन अब तीन चीजें ट्रिपल टी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग, ये तीन बातें कही हैं। तो उसके बाद भिवानी प्रशासन कितना तैयार है? हालांकि भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, जब प्रदेश के दूसरे जिलों में कोविड के जो मरीज थे वो आने शुरू हुए थे, उसके काफी महीनों के बाद भिवानी में शुरुआत हुई थी और एक तरह से भिवानी कोरोना फ्री होने के मुहाने पर था। लेकिन अब जिस तरह से सेकंड वेव आई है उसका कितना असर है, दूसरी तमाम चीजें जानने के लिए भिवानी की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, अगर सेकंड वेव की बात करें, उसको लेकर के प्रशासन, खासतौर पर यूं कहिएगा कि स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? कोरोना की जो अपसर्ज देखने को मिल रहा है सारी कंट्री में ही, और हरियाणा में भी इसके काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। पर भिवानी में जो जनवरी के एंड तक हमारे पास एक्टिव केसेस सिर्फ 2 ही रह गए थे, और आज की तारीख में जो हमारे पास एक्टिव केसेस हैं वो बढ़कर 16 हो गए हैं। तो रोज़ के 2 या 3 पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके तहत हम लोगों ने मास्किंग पे ज़ोर दिया है, हम लोगों ने सैम्पलिंग पे ज़ोर दिया है, और वैक्सीनेशन जो हमारा ड्राइव है उस पे हमने बहुत ज़ोर दे रखा है। तो हम मोटिवेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस महामारी से और इस बीमारी से बच सकें। शहर में अब तक हमारे पास 26,000 प्लस डोजेज़ की वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा चुकी है, और ये हमारा जो था 16 जनवरी से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, और अब जो है हमारा 60 प्लस के जो लोग हैं उनको लगाया जा रहा है, प्लस जो 45 से एंड अबव को मोबिडिटी के साथ जो पेशेंट्स हैं उनको भी वैक्सीन दी जा रही है। हमारे पास 34 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं भिवानी में गवर्नमेंट के, जहाँ पे निशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है, और 12 हमारे पास एम्पैनल्ड आयुष्मान के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे 250 रुपये देकर लोग अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वहीं जहां एक तरफ कोरोना की रोकथाम को लेकर तमाम तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, वहीं कैथल की सब्जी मंडी में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है, जहां पर लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। कैथल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिलावासियों की अगर हम बात करें, शहरवासियों की बात करें, तो यहाँ पर मास्क को लेकर बात करें तो कहीं भी किसी को भी मास्क यहाँ पर पहना आपको नहीं दिखेगा। मैं दिखाना चाहूँगा, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कैथल की सब्जी मंडी में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना जबकि लगातार पैर पसारने में लगा हुआ है, लेकिन कैथल के शहरवासियों को बिल्कुल भी इस चीज़ का डर नहीं है कि किस प्रकार जो कोरोना है एक बड़ी महामारी है और कितना खतरनाक साबित हो सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी अभी तक कोई भी मुहिम नहीं चलाई गई है, लेकिन सरकार को जिला प्रशासन को चाहिए, जिला स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि जो लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं उनको रोका जा सके, और एक और अभियान भी यहाँ पर चलाया जा सके ताकि जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं उनको रोका जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बेखौफ शहरवासी यहाँ पर घूम रहे हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है। कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं यमुनानगर में डीसीपी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। कोविड ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। डीएसपी प्रमोद कुमार ने आज कोविड वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझकर एक एक इंजेक्शन लगवाएगा तो तभी हर लोगों तक ये टीकाकरण का कार्य पहुंच जाएगा, क्योंकि जो कोविड की बीमारी अभी गई नहीं है, जब तक 70% से ज़्यादा लोग कोविड का वैक्सीन नहीं लगवा पाते
तब तक कोविड का खतरा बना ही रहेगा। उन्होंने कहा क्योंकि जो कोविड का इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगाने पहले जैसे इंजेक्शन लगाते तो 42 दिन का समय लगता है, तब एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, तब कहीं जाकर कोविड से रक्षा हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी कोविड का वैक्सीन ले। हरियाणा पुलिस के द्वारा भी लोगों को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है और मास्क के प्रति प्रेरित भी किया जा रहा है, क्योंकि जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगा होना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का जो इस्तेमाल करता रहे। क्योंकि सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने भी ताज़ा जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड की वजह से अभी कल देर शाम एक महिला की मौत हो गई है और डेली 20 से 25 केस कोविड के आ रहे हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि घर से बाहर तभी निकले यदि उन्हें जोर तो, वरना घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं यमुनानगर में जहां डीएसपी प्रमोद कुमार ने वैक्सीन लगवाई, तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही वापस घर जाएंगे। आंदोलन में दूध की कमी ना हो, इसके लिए किसान बॉर्डर पर मुर्रा नस्ल की भैंस लेकर आए हैं। किसानों ने बताया कि आंदोलन पता नहीं कब तक चलेगा। आंदोलनकारियों को दूध की कमी ना हो, इसके लिए वो जींद से 1 लाख रुपए की भैंस खरीद कर लाए हैं। ये भैंस हर रोज 16 लीटर दूध देती है। मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए चारे पानी और बाखर की व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए आंदोलन स्थल पर छप्पर, पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं जी। एक तो गर्मी आ गई, पहले हरियाणा से बहुत ज़्यादा दूध आता था, बहुत धन्यवादी हैं हमारे हरियाणा वालों के। अब दूध की कमी होगी, पैकेट वाला दूध गांव वालों को पसंद नहीं है, इसलिए दूध खराब भी हो जाता था गर्मी के कारण, इसलिए भैंस लेके दोनों टाइम ताज़ा दूध मिलेगा। दूसरा, हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जाने वाले नहीं। अगर सरकार को कोई ये लगे कि गेहूं की कटाई करने के लिए वापस चले जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं डटे हुए हैं। हम सरकार को ये इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ पक्के तौर पे बैठे हैं और बिल वापस करवा के ही वापस जाएंगे। और वहीं सोनीपत में यमुना नदी में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जमीन विवाद को लेकर कई साल बीत चुके हैं, लेकिन यमुना क्षेत्र के विवाद को लेकर अभी तक ना तो हरियाणा सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार इस समाधान को हल कर पाई है, बल्कि जमीन विवाद को लेकर दोनों प्रदेशों के किसान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और कई बार बड़ी वारदातें भी सामने आती हैं। ऐसे में अब सोनीपत जिले के खुरमपुर गांव में किसान ने विवाद से डरते हुए एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया है, जिसको बनवाने में लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आया है। और वहीं सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम ने शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। मावा, दूध, पनीर और दही सहित कई चीजों के सैंपल लिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 14 दिन के अंदर आएगी। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से आज शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगह छापामारी की गई। टीम ने मावा, दूध, पनीर, दही सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए। टीम द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट 7 से 14 दिन के बीच में आएगी। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आज टीम जैसे ही पहुंची उसके बाद कई जगह सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि टीम को कई दिनों से शिकायत मिली थी कि खाद्य वस्तुओं की मिलावटी रूप का सामान बेचा जा रहा है। इसी को लेकर टीम ने यहाँ छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि 7 से 14 दिन बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ हम आपको बता दें कि आमतौर पर देखा जाता है कि त्योहारी सीजन में काफ़ी मात्रा में नकली खोया वगैरह बेचा जाता है। इसी को लेकर के टीम ने आज छापेमारी की है। शीर्षक समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात कुरुक्षेत्र की करते हैं, जहां एलएनजेपी हॉस्पिटल में सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह महिला ने डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है, जो कोरोना काल में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में आज कोरोना योद्धाओं को सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह महिला ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एक कार्यक्रम में सिविल सर्जन ने कोरोना योद्धाओं की पीठ थपथपाई और कहा कि कोरोना योद्धा काल में आपकी बदौलत ही इस महामारी पर काबू पाया जा सका है। उन्होंने कहा कि जिले में डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन रात अपनी जान जोखिम में डाली और ड्यूटी की, जिसकी बदौलत कोरोना महामारी पर विराम लगा। उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी देने पर उन्हें बधाई दी। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर ललित कलसन ने कहा कि हमारे डॉक्टर्स की टीम ने पूरी मेहनत व ईमानदारी से काम किया, जिसके कारण कोरोना पर विराम पाया जा सका। उन्होंने कहा कि कोरोना पुनः पांव पसार रहा है, जिसके लिए सावधानी बरतनी जरूरी है।
कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अस्पताल का निर्माण कार्य जून तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। गुरुग्राम में सामान्य अस्पताल के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुरानी इमारत को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ निर्माण कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जून माह में टेंडर भी खोल दिए जाएंगे। 7 एकड़ में बनने वाले अस्पताल को लेकर सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से भी हरी झंडी ले ली है। इसके साथ साथ किस तरह से पार्किंग बनी जाएगी और किस तरह से पूरी इमारत होगी, इसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पिछले काफ़ी समय से लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। यही नहीं, सेक्टर 10 से जो सामान्य अस्पताल अस्थायी रूप से चलाया जा रहा था, उस बीच लगातार ये मांग चल रही थी कि सिविल लाइन में जो सामान्य अस्पताल की इमारत है वो जर्जर हो चुकी है और उसका निर्माण कार्य जल्दी किया जाना चाहिए। और यही कारण रहा कि PWD ने इसे कंडम घोषित किया, तो अब स्वास्थ्य विभाग ने इसे पूरी तरह से तोड़ने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ बराबर में पड़े स्कूल की भी 2 एकड़ ज़मीन अब अस्पताल को दे दी गई है, जिस पर बहुमंजिला इमारत बनेगी। तो लोगों के लिए रास्ता भी साफ हो जाएगा कि जल्द से जल्द उनको अत्याधुनिक उपकरणों के मार्फत इस अस्पताल में सुविधा और स्वास्थ्य संबंधी इलाज मिल पाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जल्द ही इस इमारत के मलबे को यहां से हटाकर यह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और वहीं चरखी दादरी से रोहतक रोड पर फाटक बंद होने पर जाम लग जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। प्रशासन ने इससे निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। चरखी दादरी से रोहतक जाने वाले लोगों को अब रोहतक रोड पर रेलवे फाटक पर घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फाटक खुलने की वो इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू होने जा रहा है। ये प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया था, सरकार ने इसको मंजूरी भी दी है। अब सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद अप्रूवल के लिए इसको दोबारा से चंडीगढ़ भेजा जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। PWD विभाग के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि अप्रूवल आने के बाद जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और जिस तरह से अब सर्वेक्षण किया जा रहा है, 800 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, करोड़ों की लागत इस पर आएगी, जिससे लोगों को लगातार जाम से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता था जब यहाँ से ट्रेन गुजरती थी या फिर कोई मालगाड़ी गुजरती थी तो घंटों तक लोगों को इसके खुलने का इंतजार करना पड़ता था। लोग बेहद परेशान थे, आजिज थे, और इस वजह से लगातार मांग भी उठाई जा रही थी और इस मांग को सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है, जिससे चरखी दादरी वासियों में अब उत्साह और खुशी का माहौल है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट दोस्ती के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज। और वहीं रेवाड़ी में विकसित हो चुकी अवैध कॉलोनियों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है। अब अवैध रूप से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर सरकार की नजर रहेगी। में विकसित हो चुकी अवैध रूप से जो कॉलोनियां बनाई गई हैं, अब उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। और जो DTP है उन्होंने अपील की है सभी कॉलोनाइजर से, डेवलपर से और RWA से कि ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी उस पोर्टल पर 31 मार्च से पहले अपलोड कर दी जाए, ताकि उसको सरकार के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी जानकारी देनी होगी कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उस ज़मीन पर पहले से तैयार है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर और ज़रूरत है, और जितनी भी उस ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं सभी उनको अपलोड करनी होंगी इस पोर्टल के ऊपर, ताकि इसको सही रूप से सरकार के दायरे में लाया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने चेतावनी भी दी है उन लोगों को जो अवैध ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग करते हैं या इस प्रकार की कॉलोनियों को काटते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब जो कॉलोनाइजर हैं उनमें भी हड़कंप है इस चीज़ को लेकर, जो कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण करते थे। अब सरकार की उनके ऊपर पैनी नज़र भी रहेगी। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। और वहीं फतेहाबाद में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों ने फतेहाबाद के विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
विश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार का समर्थन करने को लेकर आज किसानों ने फतेहाबाद के विधायक धूड़ाराम का पुतला जलाया। विधायक धूड़ाराम के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी पुतला जलाया गया। फतेहाबाद की अनाज मंडी में किसान एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए लाल बत्ती चौक पहुंचे। किसानों ने विधायक की शव यात्रा भी निकाली और विधायक की 108 नंबर दुकान के आगे से होकर सभी किसान लाल बत्ती चौक पर पहुंचे। नारेबाजी करते हुए किसानों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक के पुतले को आग लगाई। किसानों का कहना था कि आज उनके द्वारा रोष जाहिर किया जा रहा है और वह विधायक का सामाजिक बहिष्कार करते हैं और इलाके में अगर विधायक घुसेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने विधायक को मांग पत्र सौंपा था और कहा था कि वह किसानों का साथ दें, लेकिन विधायक ने किसानों का साथ ना देकर सरकार का साथ दिया। इसलिए पूरे फतेहाबाद में विधायक धूड़ाराम के खिलाफ किसानों में रोष है और वह इलाके में उन्हें घुसने नहीं देंगे। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोगा। और वहीं फरीदाबाद में एक बार फिर से पोल्यूशन के मामले में पूरी दुनिया में 11वें नंबर का शहर ये बन चुका है। लगातार पिछले कई सालों से फरीदाबाद का प्रदूषण का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। फरीदाबाद एक बार फिर पॉल्यूशन के मामले में पूरी दुनिया में 11वें नंबर का शहर बन गया है। पिछले साल की अगर बात करें तो 18वीं जो रैंकिंग आई थी, लेकिन अब उस खिसक कर 11वें नंबर पर आ गई है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि फरीदाबाद की आबो हवा कितनी बेकार हो चुकी है। बता दें कि पूरे दुनिया के 106 देशों के हज़ारों शहरों के क्वालिटी इंडेक्स को जांचा गया था और उसमें 11वें नंबर पर आया है। पूरे देश की बात करें तो 30 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दिल्ली NCR की बात करें तो गाजियाबाद इस बार दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में काउंट हुआ है। लेकिन फरीदाबाद में लगातार पिछले कई सालों से जिस तरह से फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले में लगातार जो आंकड़ा है वो गिरता जा रहा है, कह सकते हैं कि फरीदाबाद की आबो हवा बिल्कुल बेहद खराब होती जा रही है। अगर PM 2.5 की बात करें तो पैमाना इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये पैमाना था जिसमें ये जांच की गई है। इसके साथ साथ में दिल्ली NCR के और भी कई शहर काउंट हुए हैं, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, इसके साथ साथ में गुड़गांव की भी अगर बात करें तो ये तमाम ऐसे शहर हैं जो पॉल्यूटेड हो चुके हैं। अब सवाल उन अधिकारियों पर उठ रहा है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी तमाम तरह के दावे करते हैं कि उनकी तरफ से वो हर प्रयास किए जा रहे हैं कि फरीदाबाद की आबो हवा को ठीक किया जा सके। लेकिन जिस तरह से अब ये जो इंडेक्स का सामने आया है, कह सकते हैं कि बड़े सवाल उन अधिकारियों पर उठते दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं पलवल के गांव आल्हापुर के नजदीक सड़क किनारे झाड़ियों में करीब 30 वर्षीय महिला का शव मिला है। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पलवल के गांव आल्हापुर में सड़क किनारे झाड़ियों में एक 30 वर्षीय महिला का शव बोरी में बंद मिला। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पलवल के नागर अस्पताल में पहचान के लिए रखवा दिया, क्योंकि अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह से ये महिला का शव मिला, इससे पूरे जिले में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक हत्या के आरोपियों तक पहुंचती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं नूह में सरकारी स्कूल में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर साइंस संस्था ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी विभाग के वैज्ञानिक ने यहां पर शिरकत की। विज्ञान कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक प्रक्रिया और उनके करियर के लिए विज्ञान में अलग अलग मौकों के बारे में बताना है और सरकार की योजनाओं को लेकर भी जागरूकता लाना है। विज्ञान प्रदर्शनी में 30 मॉडल का प्रदर्शन किया गया। 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली और 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया। और वहीं हिसार निवासी 16 वर्षीय प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। हिसार की प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड मीडिया के द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीतकर इतिहास बनाते हुए हिसार का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये प्रतियोगिता जीतकर हिसार पहुंचने पर बुधवार को शहर में उनका भव्य स्वागत किया गया और इस समारोह में हिसार के मेयर गौतम सरदाना मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और प्रतिभा को सम्मानित किया।
और वहीं रोहतक आरटीओ ऑफिस में वाहन मालिकों से गाड़ी पास करवाने के एवज में पैसे ऐंठने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मिलकर पुरानी गाड़ी पास करवाने वाले वाहन मालिकों से गाड़ी पास करवाने के नाम पर मोटे पैसे ऐंठते थे। फिलहाल पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो कि आरटीओ ऑफिस कर्मचारी हैं और इन लोगों से मिले हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।